स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल श्री जी पोएट्री में। और आज एक नई टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से क्वेश्चंस, उसको मैंने सेलेक्ट किया है और इन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यदि आप इसे अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं और देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि ये सब तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें और सीखें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। अब कौन से प्रश्न? यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से ऐसे आएगा, कंबाइन दी फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कहने का मतलब कि सिंपल सेंटेंसेस दो या दो से अधिक दिए रहेंगे, उनको एक सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना रहेगा और यूज क्या करना? बाय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी कि फ्री सब्जेक्ट। आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में मैंने अगली वीडियो में पूरा बताया था डिटेल में, कैसे क्या करते हैं, किस तरीके से। एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि जब दो सेंटेंस हमको दिए रहे सिंपल सेंटेंस और दोनों के सब्जेक्ट डिफर हो, अलग अलग हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। एक रीजन होता है, दूसरा रिजल्ट होता है। तो जो रीजन होता है उसी वाले सिंपल सेंटेंस के कर्ता को हम क्या कर देते हैं? नॉमिनेटिव कर देते हैं, यानी एब्सोल्यूट कर देते हैं। नॉमिनेटिव में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब वही सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो ये शुरू करते हैं यहाँ पे। और मैंने आपको बताया भी था कि इसे पार्टिसिपल एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। और पास्ट का जो एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसकी जो दोनों सेंटेंस होते हैं या दो से अधिक जो भी होते हैं, उसमें से आप डिफरेंस नहीं पाएंगे। जो दूसरे का सब्जेक्ट होता है या पहले वाले का सब्जेक्ट होता है वो रिलेटेड होता है दूसरे से, मतलब एक दूसरे सब्जेक्ट से क्या होता है? रिलेटेड होता है। इस कारण से जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका एब्सोल्यूट नहीं होता है। जैसे आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया, द पर्स वाज लॉस्ट, या हो जाएगा इट वाज लॉस्ट। तो इट जो आया वो पर्स के लिए ही आया है, पर्टिकुलरली आया है, तो इसलिए वहाँ उसका नहीं बन पाता है और बाकी का बनता है। तो आइए शुरू करते हैं हम। यहाँ देखिए सेंटेंस, द सन रोज, सूर्य निकला, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, और पक्षी क्या करने लगे? उड़ने लगे। ठीक ना? सूर्य निकला यानी कि सूर्योदय हुआ और पक्षी उड़ने लगे। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे दी सन है एक सब्जेक्ट, दूसरा यहाँ पे दी बर्ड्स है, चिड़िया। दोनों अलग अलग है। यहाँ देखिए, ये भी अलग, ये क्या है? ये भी अलग है। और ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये इसका रीजन है। द सन रोज, सूर्य निकला, ये रीजन है, कारण है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने लगे, पक्षी उड़ने लगे। ये इसका रिजल्ट है। हमने बताया था जो रीजन जिस सेंटेंस में रहता है उसी के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब फ्री कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम हैविंग लगा के बनाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का है, एक्टिव वॉइस में है, तो हैविंग लगा के बनाएंगे। रूल आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था। दिस सन हैविंग, अब थर्ड फॉर्म लग जाएगा रीजन, दिस सन हैविंग रीजन, कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद इसे स्मॉल से कर देंगे। दी बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, दूसरे वाले को ज्यों का त्यों, यानी कि जो रिजल्ट होता है वाक्य का, जिस वाक्य में रिजल्ट होता है उस वाक्य को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। सिर्फ रीजन वाले के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट करते हैं। तो यहाँ देखिए, दी सन हैविंग रीजन, इसमें रीजन दिख रहा था हमको, स्पेलिंग पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। REASON रीजन कारण वाला है, और ये RISEN राइजन इसको बोलते हैं, यानी उगने वाला है। तो यहाँ द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई। क्लियर? दूसरा वाला देखिए, द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। वेदर वाज स्टॉर्मी, जो मौसम था, वाज स्टॉर्मी, स्टॉर्मी का मतलब तूफानी था, चक्रवाती था। द प्लेन गॉट लेट, और जो वायुयान था वो क्या हो गया? गॉट लेट, यानी कि देरी हो गई उसको आने में, लेट हो गया वो।
तो यहाँ पे देखिए वाज लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा वाज लगा हुआ, वाज के बाद एक कॉम्प्लीमेंट स्टॉर्मी आया है, यानी चक्रवाती था। तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था इज़ेमार जहाँ पे आता वाज वर आता उसे बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये रीज़न है, ये रीज़न था कि जो मौसम था वो स्टॉर्मी था, इस कारण से प्लेन क्या हुआ, लेट हो गया। तो प्लेन इसका रिजल्ट है, इस स्टॉर्मी का रिजल्ट है, ये रीज़न है। अब रीज़न वाले में क्या करेंगे, वेदर को हम देखें, यहाँ वेदर अलग है, यहाँ प्लेन है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करेंगे, सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देंगे। दी वेदर हमने कर दिया, बीइंग लगा दिया वाज के स्थान पर, स्टॉर्मी लगाया, कॉमा लगा के दी प्लेन गॉट लेट, दी को स्मॉल से कर दिया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको क्या किया, फ्री कर दिया, वाज के स्थान पर बीइंग लगा दिया। आइए अगला देखते हैं। दी वर्क वाज डन, यानी कि कार्य समाप्त हो गया था। वी वेंट बैक होम, हम घर चले गए। ध्यान दीजिएगा कार्य समाप्त हुआ, ये रीजन है, और हम घर वापस चले गए, ये इसका रिजल्ट है। क्लियर। तो मैंने कहा जो रीजन रहता है उसी के सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट करते हैं, यानी फ्री कर देते हैं। और यहाँ देखिए वाज लगा है, वाज के बाद एमबी की थर्ड फॉर्म आई है, तो यह पैसिव वॉइस में है। और जब पैसिव वॉइस में है तो इस कंडीशन में यहाँ हम बीइंग नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी वाज है, यहाँ भी वाज है, लेकिन ये जो वाज है ये लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगा है। लेकिन ये जो वाज है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया और यहाँ पे डन लगा है, एमबी की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पैसिव वॉइस में, यानी कार्य किया गया, किसी के द्वारा किया गया होगा। यहाँ देखिए हम दी वर्ब को लगाएंगे और वाज के स्थान पे क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में है तो परफेक्ट का पैसिव हैविंग बीन लगा देंगे, और डन तो पहले से दिया गया। दी वर्क हैविंग बीन डन, कॉमा लगा, और वी वेंट बैक होम, हम घर वापस चले गए। तो ध्यान दीजिएगा अगर वाज यहाँ भी वाज यहाँ भी तो कौन सा पैसिव में है और कौन सा लिंकिंग वर्ब वाला है। तो ऐसे आप पहचानेंगे, हमेशा इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर एमबी की थर्ड फॉर्म लगा रहे तो पैसिव का है, नहीं लगा रहे तो लिंकिंग वर्ब का है। तो इसमें आप डिफरेंस कर लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अगला करें, दी बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड, घंटी बजा और विद्यालय बंद हो गया। अब देखिए रीजन है, घंटी बजना रीजन है, इसका रिजल्ट क्या है, विद्यालय बंद हो गया। जाहिर सी बात है घंटी लगती है तो विद्यालय बंद होता है ना, छुट्टी वाली घंटी लगती है, वही सेम चीज। तो अब यहाँ देखिए बेल रैंग एक्टिव वॉइस में है, परफेक्ट का है। तो देखिए दी बेल हैविंग रंग, रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म लगा, कॉमा लगाएं और दी को इस्तेमाल से कर दी स्कूल क्लोज्ड, हमने दूसरे को वैसे का वैसे रहने दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। जो रीजन बताता है सेंटेंस उसी के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। तो इसको मैंने बताया, ये समझ में आ गया मुझे जहाँ तक। अगला पांचवा है दी फॉग वाज वेरी डेंस, फॉग का मतलब जानते हैं धुंध या कोहरा, बहुत डेंस का मतलब कह सकते हैं गाढ़ा था, बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, मतलब दिखाई ना पड़े, ट्रांसपेरेंट ना रहे, डेंस उसी को बोलते घना कह सकते हैं। दी फॉग वाज वेरी डेंस, यानी कि जो धुंध था वो बहुत घना था। नो वन कुड सी, कोई नहीं देख सकता था, हिज वे, रास्ते को, थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों से होकर के, मतलब गली से होकर के रास्ते दिखाई नहीं पड़ रहे थे, ये बात कह रहा है। अब यहाँ देखिए वाज लगा है, उसके बाद वेरी डेंस है। ध्यान दीजिएगा वाज जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में आया है और ये रीजन है कि ये जो ये धुंध था बहुत ज़्यादा था, बहुत घना था, इस कारण से कोई रास्ता देख नहीं पा रहा था गलियों में, ये रिजल्ट है। तो हम क्या करेंगे, रीजन वाले को एब्सोल्यूट कर देंगे, इसका सब्जेक्ट को दी फॉग को कर दिया। ध्यान दीजिएगा फॉग यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट अलग है, नो वन अलग है, इसीलिए एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। दी फॉग अब वाज के स्थान पर बीइंग कर दिए, वेरी डेंस कॉमा लगा, इसी स्मॉल से कर देंगे, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, आसानी से आप समझ जाएंगे, सिर्फ रीजन को आप पहचानिए। अधिकतर रीजन जो पहले वाले सेंटेंस में ही होता है। अगला दी लेटर वाज रिटन ही पोस्टेड इट एट वंस, क्या करे, पत्र लिखा गया और उसने इसे तुरंत पोस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ लेटर वाज लगा, वाज के बाद रिटन, थर्ड फॉर्म लगा, पैसिव वॉइस का है, कुछ नहीं करना है, ये रीजन है, ये इसका रिजल्ट है, इसके कर्ता को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दी लेटर लगाया और वाज के स्थान पे क्या कर दिया, हैविंग बीन, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन लगाया और रिटन थर्ड फॉर्म लगा था, कामा करके ही को इस्तेमाल कर दिया, ही पोस्टेड इट एट वंस। इस वाले दूसरे वाले जो रिजल्ट रहता है उसके बाद को कुछ नहीं करते, सिर्फ उसके कर्ता को अगर आई और बी ना हो तो उसे स्मॉल लेटर से करके जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते। तो हमारा देखिए इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट, या बहुत सर्द था और कोई भी बाहर नहीं गया। तो देखिए वाज लगा, वाज के बाद कोल्ड, ये लिंकिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ कोल्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इट करेंगे, वाज के स्थान पर बीइंग और कोल्ड, कामा लगा के, नो वन वेंट आउट, यहाँ देखिए नो को मैंने स्मॉल से कर दिया, नो वन वेंट आउट,
मैंने बताया कॉमा लगाने के बाद जो दूसरा वाला रहता है वाक्य जिसमें रिजल्ट प्रतीत होता है, उसका कर्ता अगर आई और वी नहीं है तो उसके कर्ता को सिर्फ स्मॉल से कर देते हैं, फर्स्ट लेटर को स्मॉल से कर देते हैं, बाकी ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अगला करें, द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। ध्यान दीजिएगा, पुलिस पहुंची, द मॉब डिस्पर्स्ड। मॉब का मतलब होता है उन्माद भीड़, हाँ, उन्मादी भीड़ या आक्रोशित भीड़। डिस्पर्स्ड का मतलब तितर बितर हो गई, भाग गई। तो कहते हैं मॉब लिंचिंग हो गई उनके साथ में, मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग का मतलब वही आक्रोशित भीड़ ने मार डाला या उन्मादी भीड़ ने मार डाला। हाँ, मॉब लिंचिंग वही चीज़ होता है, मॉब। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट है। तो पुलिस पहुंची और जो उन्मादित भीड़ थी वो क्या हुई, बिखर गई, तितर बितर हो गई, भाग गई। ये रीज़न है और इसका रिजल्ट है। ये पहुंचा तो ये भागा, यहाँ सब्जेक्ट अलग, यहाँ का सब्जेक्ट अलग। तो क्या करेंगे, रीजन वाले के सब्जेक्ट को फ्री कर देंगे, दी पुलिस। और यहाँ देखिए अराइव्ड लगा है तो परफेक्ट का हैविंग अराइव्ड लग गया, कॉमा करके दी मॉब डिस्पर्स्ड हो गया। अगला, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। कह रहे मेरे थैले को यानी कि मेरे जेब को क्या हुआ, पिक्ड। पिक्ड का मतलब कोई नोच लिया, पिक्ड का मतलब होता नोचना या चुनना, हाँ, तो तोड़ना नहीं होगा, चुनना। तो कह रहे जो मेरा पर्स था किसी ने मार दिया। आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, और मेरे पास कोई धन नहीं है फॉर बस फेयर। बस फेयर का मतलब बस का किराया देने के लिए। तो ये रीज़न, ये इसका रिजल्ट। यहाँ करता अलग, यहाँ करता अलग। तो क्या करेंगे, रीजन वाले के कर्ता को फ्री कर देंगे, माई पॉकेट को फ्री करेंगे और यहाँ लगा देंगे ये पैसिव वॉइस का पिक्ड लगा है, पिक्ड पिक्ड। तो हैविंग और बीन पिक्ड कर देंगे, कामा लगा के। देखिए आई को मैंने सेम का सेम रखा, बदला नहीं। आई भी मैंने बताया था आएगा तो नहीं बदलेगा, उसको इस्तेमाल से नहीं करेंगे, कामा लगाने के बाद जेव का त्यों लगा के छोड़ देंगे। कर दिया, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। 10th वाला देखिए, द लीडर वाज स्लैन, द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर। जो उनका लीडर था, नेता था, वो मार दिया गया। स्लैन का मतलब उसकी हत्या कर दी गई, ठीक ना। स्ले होता है, इसको जो वर्ड मीनिंग है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ले होता है SLAY, स्ले, स्लीव, SLEW, स्लीव और स्लेन। स्ले, स्लीव, स्लेन मतलब हत्या कर देना, मार देना। और फॉलोअर्स उनके जो अनुयायी थे, रैन अवे इन फियर, डर के मारे भाग गए। नेता को मार दिया गया तो उनके जो अनुयायी थे, उनको चाहने वाले थे, वो भाग गए। यहाँ पे देखिए वाज लगा, थर्ड फॉर्म है, ऐसे पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। थर्ड फॉर्म है स्ले, स्लीव, स्लेन। तो वाज के साथ में लगा स्लेन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लीडर को ये रीजन है, ये इसका रिजल्ट है, करता यहाँ अलग, करता यहाँ अलग। तो क्या करेंगे, लीडर को कर देंगे फ्री और हैविंग लगा के बीन, स्लेन कर देंगे कामा, और यहाँ देखिए दी को स्मॉल से करके सेम टू सेम जोड़ देंगे, कोई कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए अगला वाला है, द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद था। आई कुड नॉट विदड्रा एनी मनी, मैं कोई भी धन नहीं निकाल सका। आप जानते हो विदड्रॉल फॉर्म भरते हैं, वही होता है विदड्रॉ, निकालना। और डिपॉजिट का मतलब जमा करना। तो बैंक बंद था और मैं कोई भी धन निकाल नहीं सका। तो यहाँ देखिए वाज के बाद क्लोज्ड लगा, ध्यान दीजिएगा, वाज के बाद क्लोज्ड लगा, थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव का है। तो द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड हो जाएगा, कामा लगेगा, आई को ज्यों का त्यों, आई कुड नॉट विदड्रा एनी मनी, मैं कोई धन नहीं निकाल सका। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको अच्छी प्रकार से आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, सिर्फ इसमें आपको रीजन और रिजल्ट को पता करना है। दोनों के अगर सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो एक जो जिसमें रीजन पता लगता है, जिस सेंटेंस में रीजन दिखाता है, बताता हमको, उसके सब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम फ्री कर देते हैं और बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो आशा है आपको आ गई होगी, और अगर नहीं आता तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और सिंथेसिस में जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ये रूल है वो बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा। दोनों वीडियो मैंने डाले हैं, एक में मैंने नियम को बताया है, दूसरे में मैंने उसका एग्जाम्पल दिया है। तो ये 11 एग्जाम्पल्स जो हैं, 11th जो एग्जाम्पल्स है, ये टोटल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, जिसको मैंने आपके सामने दिखाया, आपको करके भी बताया कितना ईजी है, कितना अच्छा है। तो तब तक के लिए अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।